अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जॉब वाले माइंडसेट का आगाज़ कब हुआ। जॉब वाला जो जहन है ये किसने बनाया और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, आज हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। नौकरी का आगाज़ पहली इसकी तारीफ़ ये मिलती है कि जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए और उनके दुनिया में आने से पहले जो लोग अपने ग़ुलाम ले लेते, ख़रीद लेते थे और उनको अपना ग़ुलाम बना लेते थे और उनकी पूरी ज़िंदगी उनके मालिक होते थे और जैसा वो चाहते थे उनसे वो काम करवाते थे और काम करवा के अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे। तो वहाँ से फिर नौकरी का कॉन्सेप्ट आया, ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट आया। अल्लाह के नबी दुनिया में आए और आके फरमा दिया कि अल्लाह ने सब इंसान आज़ाद पैदा किए हैं और अल्लाह के नबी ने जो है वो ग़ुलामों को आज़ाद करवाया और आज़ाद करवा के उनके हकूक़ उनको वापस किए और फरमाया किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फ़ुक़ीयत हासिल नहीं है, लेकिन फिर फरमाया सिर्फ तकवा की बुनियाद पे। तो यहाँ से जो वो मिलता है अल्लाह के नबी के दौर से पहले का। उसके बाद दूसरी हिस्ट्री आती है कि जब बरसगीर में अंग्रेज़ आया था, अंग्रेज़ आया, उसने तजारती कोठियाँ कायम की। तजारती कोठियाँ कायम करने के बाद उसको वर्कर चाहिए थे, मुलाजम चाहिए थे, लोग चाहिए थे काम के लिए। उसने फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कुछ मुसलमानों को अपने साथ मिलाया और मिला के मुसलमानों का ये कॉन्सेप्ट बनाया, बरसगीर के लोगों का कॉन्सेप्ट बनाया कि पढ़ो लिखो, अच्छी डिग्री लो, नंबर लो और फिर तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकार का तुम नौकर बन जाओगे, फिर तुम वहाँ पे तुम्हें पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, रैश मिलेगी, 100 मामलात मिलेंगे और मी आवे हनेरी आवे, तनख्वाह थोड़ी आवे ही आवे। उसने फिर ये लोगों को कॉन्सेप्ट दिया, मुसलमान कुछ लोग साथ मिले, बाकी लोग कुछ मिले और ये कॉन्सेप्ट आगे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ से जो मुसलमान थे नौकरी करना शुरू कर दी। फिर 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और वहाँ से फिर वो जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में भी राइज है और आज पाकिस्तान में भी राइज है। 2 तारीखें होगी और तीसरी तारीख है कि जर्मनी का एक सदर था जिसका नाम था ओटो वान बिस्मार्क। ये तकरीबन 1889 की बात है कि जो सदर था ओटो वान बिस्मार्क, उसको फ़ौज चाहिए थी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, लेकिन उसके पास जो आर्मी थी वो बहुत थोड़ी थी। उसने कहा कि इसका हल क्या किया जाए कि ये ना हो कि हमारा जो दुश्मन है वो हम पे हमला करे और जब हमला करे तो हम हार जाएं, इससे बेहतर है कि हम अपनी फ़ौज तैयार करें। उसने लोगों को बोला कि आप फ़ौज में आएँ, लेकिन कोई बंदा फ़ौज में ना आया। तो उसने फिर एक प्लान किया, एक प्लानिंग की और एक प्लानिंग के तहत उसने ये चाहे वो अपने वज़ीरों को इकट्ठा किया और वज़ीरों से इकट्ठा करके उसने प्लानिंग ली कि इसका हल क्या है। उन्होंने इसका हल ये बताया कि आप लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को गाइड करें कि आप जब वो सरकारी जॉब करें, आप आर्मी में भर्ती हों और आपको ये सहूलियात मिलेंगी। उन्होंने प्लान के करने के बाद उन्होंने ये माइंडसेट दिया कि जो बंदा सरकारी जो डिग्री लेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, पढ़ लिख के जब वो डिग्री लेगा और उसे रिटायरमेंट मिलेगी, जब वो 60-70 साल 65 साल की उम्र तक रिटायर्ड होगा उसे रिटायरमेंट मिलेगी, पेंशन मिलेगी। अब असल रियलिटी क्या है, उन्होंने तलीमी निज़ाम ऐसा डिज़ाइन किया, ऐसे टीचर भर्ती किए, ऐसे वर्कर लोग भर्ती किए जो बच्चों का ये माइंड बनाते थे कि तुम पढ़ो, स्टडी करो, अच्छे नंबर लो और तुम्हें अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी। उसने वो टीचर भर्ती किए जो बच्चों का माइंड बनाते, ज़हन बनाते कि तुमने नौकरी करनी है। अब हुआ क्या, असल वजह क्या थी। अब उसने एक प्लानिंग की गेम की कि जर्मनी के उस वक्त, उस दौर में लोगों की जो एवरेज एज थी वो थी 45। उसने कहा ना कोई बंदा 65 तक पहुंचेगा और ना ही उसे पेंशन देनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई बंदा पहुंच गया, चलो 2, 4, 5, 10, 100 लोग होंगे, उनको हम दे दिया करेंगे और बाकी लोग पहले मार खप जाया करेंगे, तो हमें जो पेंशन रिटायरमेंट नहीं देनी पड़ेगी। उसने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, लोगों को तलीमी निज़ाम ऐसा बनाया, लोगों को बच्चों को वहाँ पे मुलाजम रखा गया, उनको वहाँ पे जो है वो रखा गया, पढ़ाया गया, डिग्रियाँ दी गई और उनको मुलाजम भर्ती किया गया, उनको पेंशन रिटायरमेंट मिलना शुरू हो गई। ऐसे करके उसकी जो फ़ौज थी वो बढ़ गई और उसका जो मुल्क था वो मजबूत हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये जर्मनी में तो कामयाब हो गया क्योंकि वहाँ पे लोगों की एवरेज एज थी 45, कोई 60-70 तक पहुँचता नहीं था, ना कोई पहुँचे और ना ही उसे वो पेंशन रिटायरमेंट मिले। जैसे पंजाबी में कहते ना ढोला होसी तो ना रौला पौसी, कि निगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसका मतलब है ना कोई बंदा 65 साल तक पहुंचेगा और ना ही कोई बंदा रिटायरमेंट पेंशन और ये सारा कुछ लेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट था
ये कॉपी कर लिया बाकी मुल्कों ने। बाकी मुल्कों ने सोचा कि जिस तरीके से ओटो वान बिस्मार्क ने अपनी फ़ौज की तादाद बढ़ा ली और अपनी फ़ौज को बढ़ाया, क्यों ना हम भी इस तरीके से यही कॉन्सेप्ट अपने मुल्क में लॉन्च करें और हम अपनी आर्मी को बढ़ाएं। उन्होंने फिर वही जो कॉन्सेप्ट था बाकी मुल्कों ने इसको कॉपी किया, बरसगीर में भी आ गया, अफ्रीकी ममालिक हैं, बाकी मुल्कों में ये सारा जो था ये कॉन्सेप्ट फैल गया और हर मुल्क ने क्या किया, अपनी आर्मी अपनी फ़ौज को बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट डाला कि तुम स्टडी करो, तुम डिग्री लो, तुम स्टडी करोगे, तुम डिग्री लोगे और फिर तुम्हें जो है वो सरकारी जॉब मिलेगी, तुम सरकार के मुलाजिम बनोगे, तुम्हें रहैश, मेडिकल, खाना पीना, गाड़ी और अलाउंस सारा कुछ मिलेगा। वहाँ से फिर वो निज़ाम कॉपी होता 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 पूरी दुनिया में फैल गया। अब हुआ क्या, ये निज़ाम जो था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये तो जर्मनी में तो कामयाब हो गया, लेकिन बाकी मुल्कों में कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो एवरेज एज थी वो 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। जब ये कॉन्सेप्ट बाकी मुल्कों तक गया तो वहाँ पे तो जो है वो ये कॉन्सेप्ट कामयाब ना हो सका। ठीक है, अब देखें, आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे हर बंदा चाह रहा है मुझे रिटायरमेंट मिले, मुझे पेंशन मिले और मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी सहूलियात लूँ, खुशियाँ लूँ। ठीक है, अब हुकूमत हर बंदे को ना तो सरकारी नौकरी दे सकती है और ना ही हर बंदे को रिटायरमेंट दे सकती है, ना ही हर बंदे को पेंशन दे सकती है, ना ही बंदे को मेडिकल अलाउंस दे सकती है और ना ही उसे रिहाइश दे सकती है, क्योंकि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं। ठीक है, इतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, टैक्स कलेक्शन नहीं हुई कि वो हर बंदे को सरकारी नौकरी दे सके और ये अफोर्ड कर सके। तो जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वो IMF से लोन लेते हैं और लोन लेके वो अपने मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो IMF से तकाजा करते हैं कि हमें लोन दो, वो कहते हैं कि अगर हम लोन तो आपको दे देंगे, लेकिन हमें कोई प्लान दो कि किस तरीके से हम लोन वापस, आप हमें लोन वापस करेंगे। पर हुकूमती नुमाइंदे उनको बताते हैं कि लोन वापस करने का ये फार्मूला है। वो कहते हैं हम आपके इस फार्मूले से मुतमन नहीं है, हमें कोई और फार्मूला बताओ। वो कहते हैं हमारे पास तो फार्मूला नहीं, आप बताएं। फिर IMF के जो नुमाइंदे होते हैं वो हुकूमत के साथ डीलिंग करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, मुआहदा करते हैं और उन मुआहदों में से एक मुआहदा तकरीबन एवरेज ये भी होता है कि आपने मज़ीद लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं देनी, मज़ीद लोगों को सरकारी जॉब नहीं देनी आपने। अगर तुम मज़ीद लोगों को सरकारी जॉब दोगे तो फिर हमें आप पैसे वापस नहीं कर पाओगे, फिर आपका लोन बढ़ता जाएगा और हमारा भी लोन जो है वो बढ़ता जाएगा, फिर हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। तो उनकी शर्तों में से IMF के जो नुमाइंदे होते हैं वो शर्तें तय करते हैं। उनकी शर्तों में से एक शर्त ये भी आजकल आम तौर पे होती है कि आपने सरकारी नौकरियां नहीं देनी, लोगों को मेडिकल अलाउंस नहीं देना, तुमने ज़्यादा टैक्स लगाना है, तुमने जनाब लोगों को भर्ती नहीं करना, रिटायरमेंट नहीं देनी, पेंशन नहीं देनी। और इसलिए फिर हुकूमत मजबूर हो जाती है कि आप लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं देती और इस तरीके से जो है वो मुल्क की मुआशियत को बेहतर करने के लिए, मुल्क चलाने के लिए, IMF का लोन वापस करने के लिए और इस तरह के अखराजात करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा फिर वो बचाने के लिए हुकूमत लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दे रही। इसलिए सरकारी नौकरियां कम से कम लोगों को मिल रही हैं और लोग इंतज़ार करके बैठे हैं कि हमें सरकारी जॉब मिलेगी, आस लगा के बैठे हैं। एक सीट जो है वो आती है, वैकेंसी आती है तो वहाँ पे 1000 बंदा अप्लाई करने वाला होता है और बहुत कम लोग होते हैं जो मेरिट पे भर्ती हो जाते हैं। और बड़े सारे लोग हैं पढ़ लिख के इस इंतज़ार में कि हमें सरकारी जॉब मिलेगी, लेकिन अफसोस के साथ उनको सरकारी जॉब नहीं मिलती और उन्होंने भी एक ही राट लगाई होती है कि हमने सरकारी जॉब करनी है। तो अगर सरकारी जॉब आपको नहीं मिल रही तो आप कोशिश करें, कोई हुनर सीखें, कोई स्किल सीखें, कोई महारत सीखें और कोई कारोबार करें ताकि आप अपना रोज़गार ले सकें और मुल्क को, कौम और अपने ख़ानदान की तरक्की का बाइस बन सकें आप। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।